हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जीज। लेट्स स्टार्ट विद इट। काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। एज पर द डिफाइन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, the energy possessed by object due to virtue of its motion, due to virtue of its motion, due to virtue of its motion is known as kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑब्जेक्ट के पास मोशन होना बेहद ज़रूरी है। जब भी किसी चीज़ के पास मोशन होता है तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है और वो कहलाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हमारा कवर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ होता है। तो डिफाइन तो क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी को हम ऑब्जर्व कैसे करें, तो अगर हम एक बो एंड एरो सिस्टम भी अगर लेते हैं तो बो एंड एरो सिस्टम में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब एरो ऐसे होता है और जब हम इस एरो को रिलीज़ करते हैं यहाँ से, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये एरो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इसको आगे ले जाने वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि वो इसको वेलोसिटी दे देती है। दूसरा कॉज, इस वक्त जब हम इसको खींच रहे होते हैं तो इस पर हम एक वर्क डन कर रहे होते हैं और उस वर्क डन को करने की वजह से ये एरो जो है अपने अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपने अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करती है और वो उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जब रिलीज़ करती है सो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये एरो जो है आगे जाने लगता है। कार अगर आगे जा रही है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या उसके वेरिएशन इन हाइट हो रहा है या शेप एंड साइज में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। Now question arises, what is the mathematical formula for the kinetic energy? So we all know that the formula for kinetic energy Ke is equals to half mv square, where m stands for mass and v stands for velocity and Ke stands for kinetic energy। Now ये फॉर्मूला डिराइव होकर आया कैसे, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी एनर्जी। तो जो वर्क डन वेलोसिटी से हो रहा है, यानी कि जो चलती हुई ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रही है और उसको रोकने के लिए जो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, अगर उन दोनों को हम बराबर रख दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यानी कि जो अपोजिंग वर्क डन जो हो रहा है, यानी कि जो अपोजिंग फोर्स जो वर्क कर रही है, हमें उसके बराबर रखना होता है। तो एज वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है वी नो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास m इंटू ए इंटू एस, ये वर्क डन का हमारा निकल कर आया। लेकिन ये जो s क्वांटिटी है, इस s क्वांटिटी में v नहीं है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें v नहीं है। और हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर टाइम 1 लिया है, तो s को हमें v में कन्वर्ट करना है। तो s और v का जो रिलेशन है ये न्यूटन्स के लॉ से हमें मिला है, क्योंकि न्यूटन के तीनों लॉ क्या हैं? फर्स्ट लॉ है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लॉ है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेशन हमारे पास है इस फॉर्मूले में से। तो हम इसमें से s को इस तरीके से सब्जेक्ट बनाएंगे कि v में हमें क्या मिल जाए? रिलेशन मिल जाए। तो आगे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a।
तो हमें s को अगर हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमें क्या वैल्यू मिली, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। एक दूसरा कंडीशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट चलने से पहले स्टेशनरी था। अगर स्टेशनरी था तो u की वैल्यू क्या होगी, 0। ये एरो यहां से वो को छोड़ने से पहले स्टेशनरी था, जब यहां से निकला तो काइनेटिक एनर्जी आई, तो इसके पास भी u कैसा रहा होगा, 0 रहा होगा। तो जब हम इस u की वैल्यू को 0 रखेंगे तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, a will cancel a and the equation will become half mv square which is equals to the kinetic energy. This is equals to the kinetic energy, hence it is our required formula of the kinetic energy. Now I think you all know how we derive the formula for the kinetic energy. कंडीशन यहाँ पर ये है कि हमने मास को m माना है और v को वेलोसिटी माना है, और इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट से। दूसरा एक और क्वांटिटी होती है जो चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास होती है, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, बेसिकली मोमेंटम जो है, मोमेंटम प्रोडक्ट है, और ये मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। एक बात आपको याद रखनी है, अगर ये मास जो है इसी मास का मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम जो आएगा उसके लिए वेलोसिटी इसी मास की होनी चाहिए। यानी कि ये वाला मास अगर इस वेलोसिटी से चल रहा है तभी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके मोमेंटम के बराबर होगा। इस मोमेंटम को अगर हम इसका नोटेशन देखें तो हम इसको P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल्स टू m इंटू वी एंड दिस इज इक्वल्स टू दी मोमेंटम। अब ये मोमेंटम जो है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। यहाँ से एक और रिलेशन हमारे सिलेबस में है, और वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन ये B/W आप एग्जाम में ना लिखें, गलत हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को KE लिखते हैं, KE इज इक्वल्स टू दी हाफ mv स्क्वायर। देखिए हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन बनाना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ ये वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम किसी भी तरीके से P बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, KE इज इक्वल्स टू दी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर देते हैं। क्या कोई फर्क पड़ेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये क्वांटिटी अगेन यही हो जाएगी। तो मैथमेटिकली इस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हम जो चाहते थे हमारा काम हो गया। वो कैसे हो गया, क्योंकि बाद में ये क्वांटिटी क्या हो गई, हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। अब m इंटू वी P के बराबर था, m इंटू वी P के बराबर था, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर ये P स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हाफ P स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब रिलेशन हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में निकालना था। देयरफॉर P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम हटाना चाहते हैं, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ रूट लगा देंगे। तो हमारा मोमेंटम P इज इक्वल्स टू रूट 2m KE। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमें रिलेशन बताता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं बोर्ड का, तो उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, और
इसी क्वेश्चन पर वो बेस्ड था और समझ में नहीं आया था बच्चों के कि किस तरीके से उसको करना है। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार ड्राइव करके अच्छे से देख लें कि या आप इस रिलेशन को याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमसे ये पूछा जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताती है और वो बताती है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा जो वर्क होता है वो उसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम डेरिवेशन करते हैं। सो एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done by a force on a body is equals to the increase in the kinetic energy of the body। ये मैथमेटिकली हम जरा देखते हैं कि ये कैसे होता होगा। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इक्वल्स टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारा किसके बराबर होता है? m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर होता है? s के बराबर। और ये जो s है, क्योंकि ये मूविंग बॉडी है तो इस s को हमें और तोड़ना है और इस तरीके से कि इसमें क्या आ जाए? v आ जाए। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से हमें जो रिलेशन मिलती है वो मिलती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। तो यहाँ से हम s की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और हम देखते हैं m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपको पता है m हमने मास लिया है उस बॉडी का, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। a विल कैंसिल a, देयरफॉर mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब एक बात समझने वाली है कि ये जो v स्क्वायर है, तो v हम जानते हैं कि जो v है वो क्या होता है? v डिनोट करती है फाइनल वेलोसिटी को, v डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी एंड u डिनोट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट मान लीजिए u इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो बॉडी जो है रेस्ट पर ही हो और u हमेशा 0 हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, पहले उसकी स्पीड 50 हो और उसके बाद 90 हो जाए, तो वेलोसिटी का इंक्रीज़ कितना हो गया? 40 हो गया। तो यहाँ पर u हमारा 0 नहीं था। तो इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से बॉडी पहले चल रही थी, यानी कि हाफ mu स्क्वायर, और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो बड़ी है तो ज़्यादा हो गई, तो उसमें से अगर हम पहले वाली काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें तो हमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाले से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और फाइनल वेलोसिटी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कौन सी है? फाइनल वाली, माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी? इनिशियल वाली, इज इक्वल्स टू दी वर्क डन। ये किसके बराबर है? वर्क डन के। कब? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल जब भी हम करते हैं तो मैथमेटिक्स ने हमको सिखाया है कि हमें क्या मिलता है? फाइनल माइनस इनिशियल करने से हमेशा इंक्रीज़ मिलता है। अगर आपके पास पहले 60 रुपीज़ थे, बाद में ये 100 रुपीज़ हो गए, और अगर आपको इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ देखना है कितना हुआ, तो बाद में जो पैसे आपके पास हुए 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि जो इंक्रीज़ हुआ वो कितने का हुआ? 40 का हुआ। तो ये आपको याद रखना है। एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय द फोर्स
on a body is always equals to the increase in the kinetic energy of the body. Increase in kinetic energy हमने देखने के लिए हमने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, वर्क डन इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. We all know force is equals to mass into acceleration, and m is the mass of the body and a is the acceleration of the body and s is the displacement of the body. But to find out the relation for the energy, and in the case of energy we required a velocity v, but v is not here. So what we do, we know this is the equation of motion from where there we are having relation between s and v. So the s is equals to v square minus u square upon 2a. On putting the values of s here, the equation becomes mv square minus mu square upon 2, and it is equals to the half mv square minus half mu square, and half mv square is equals to the final kinetic energy, and half mu square is equals to initial kinetic energy, and final energy minus initial energy is going to give you the इंक्रीज इन दी काइनेटिक एनर्जी. तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दी वर्क डन. तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है जब भी एग्जाम में आती है, अगर उसका सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो आपको ड्राइव कर देना है, और ये इतना शॉर्ट में आपको नहीं करना है. वहाँ आपको लिखना होगा m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, s इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने उनको बिना लिखे ही आपको वर्बली बोलकर उसको समझा दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.